तो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, आज आपको हम बताने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस। आपको पता हो चुका है कि हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आप चैप्टर नंबर 2 है, क्वेश्चन ज़्यादा है तो सारे क्वेश्चन एमसीक्यू है, तो आपको ध्यान रखना है। और पेपर देने पहले क्या करना है, उससे पहले आपको बता दूं कि टेस्ट देने के पहले जब भी मैंने आपसे कहा है कि जब भी अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट देने पहले आपने कॉपी रखें और वहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर के साथ अपना सही ऑप्शन लेकर चले जाएं और कमेंट में आंसर बताएं कि आपके कितने ऑप्शन आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और साथ ही साथ आप चाहे तो लाइव में चैट में कमेंट भी कर सकते हो, है ना। आप लाइव में टेस्ट में अपना आंसर बता सकते हो और क्या करना, एंड में आकर अपना कमेंट जरूर करना कि सर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, या अगर आपकी प्रिपरेशन खराब चल रही है तो पूछ सकते हो कि सर हम कैसे तैयारी करें। ठीक है, जो भी कुछ सकता है हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करना भूले और एंड में तो कमेंट करना ना भूले। लाइक तो आपको बनता ही बनता है अगर आपको अच्छा लगता है तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारा कुछ चैनल भी है, जैसे एक्सर्जी अकेडमी, कंप्यूटर कक्षा एंड लाट होता है हमारा फिजिक्स विद अभी सिंह, हमारा चैनल है, इसको भी आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फैराड इज यूनिट ऑफ, बताओ फैराड किस चीज का यूनिट होता है। पहला होता है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का होता है, बी कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव का होता है, तीसरा कहता है एनर्जी मतलब ऊर्जा का होता है, और डी मतलब करता है कैपेसिटेंस मतलब धारिता का होता है। तो फैराड किस चीज का होता है, तो का जो करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर 1। हम बात करें क्वेश्चन वन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो फैराड जो होता है वो हमारा, है ना, फैराड क्या होता है, फैराड इज ए यूनिट, है ना, फैराड इज ए यूनिट। ये किसका यूनिट होता है, ये यूनिट होता है हमारा कैपेसिटेंस का, मतलब धारिता का हमारा ये यूनिट होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा जो हमारा यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन यहां पर टिक करते चले जाओ। आते क्वेश्चन नंबर 2 लिखता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, कहता है विभवांतर का यूनिट क्या होता है। एसआई का क्या होती है, वोल्ट होता है, बी में कूलम्ब होता है, सी कहता है ओम होता है, या डी कहता है टेस्ला। तो हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग विभवांतर बोलते हैं ना। तो किसका यूनिट क्या होता है, तो इसका जो यूनिट होता है क्वेश्चन नंबर 2 इनका यूनिट होता है वो क्या होता है, तो यूनिट होता है वो हमारा वोल्ट होता है। ठीक है, देखो बी से छोड़ के मत जाना, अगर बी से छोड़ के जाओगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। एग्जाम में बताऊंगे कौन सा क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर आएगा उसका ऑप्शन होगा हमारा ए, है ना, वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। व्हाट द यूनिट ऑफ एसआई, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो होता है हमारा वोल्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखता है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो वो होता है हमारा, तो हम जब भी डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो हम बात करें क्वेश्चन 3, याद रखना जब भी हम डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी क्यू को ही हम करते हैं। वर्क का यूनिट होता है वो हमारा जूल होता है, और चार्ज का जो यूनिट होता है वो हमारा कूलम होता है। तो यूनिट कितना हो जाएगा, यानी यूनिट ऑफ पोटेंशियल, यानी यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव का जो यूनिट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम भी द करेक्ट आंसर। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा जूल पर कूलम, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। वैसे कहूँ तो आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, 2 भी इंपॉर्टेंट है, 3rd भी इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर आपका PYQ वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, लिखता है द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस। पता है समांतर प्लेट आपका कैपेसिटर होता है, मतलब जो संधारित्र होता है ना, कहता है कि वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी जो धारिता है वो किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया को जब प्लेट का एरिया कम हो जाएगा, बी कहता है एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीज यानी जब प्लेट का एरिया बढ़ जाएगा, सी कहता है जब प्लेट के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, या कि डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्या करना है आपको बता दो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला होना चाहिए। तो सी इक्वल टू होता है, ये होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई डी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई डी। तो कह रहा है कि सी कब बढ़ेगा, तो सी बढ़ेगा जब हमारा एरिया बढ़ेगा, है ना, यानी सी जब बढ़ेगा जब हमारा एरिया बढ़ेगा तो हमारा कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। मतलब कि जो हमारा सी होता है, कैपेसिटेंस होती है, जो धारिता होती है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एरिया पे। ठीक है, तो कह रहा है कि हमसे कहा था एरिया कब बढ़ेगा, इसका कैपेसिटेंस सी कब बढ़ेगा, तो सी तब बढ़ेगा जब आपका एरिया बढ़ जाए, यानी एरिया ऑफ द प्लेट बढ़ जाए, यानी करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर आ जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आ गया, आपको फॉर्मुला बेस याद रखना है, फॉर्मुला याद आ गया तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, लिखता है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, है ना, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है सी होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है। तो क्या करना है, फिर से वही बात कर रहा हूं कि आपको क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले
यहाँ जो पता होना चाहिए वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर्मूला पता रहेगा तो काम हो जाएगा। तो C इक्वल टू होता है, अभी बताया था मैंने आपको, होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई डी होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि एरिया ऑफ द प्लेट क्या कर रहा है, किस पर डिपेंड नहीं करता है, क्वेश्चन पढ़ना उसके बाद किस पर निर्भर नहीं करता है, डाइ नॉट डिपेंड, किस पर निर्भर नहीं करेगा। क्या एरिया पर निर्भर नहीं करता है, तो गलत है, एरिया पे तो आता है। सी के फॉर्मूला में ए भी है तो ए पे निर्भर करेगा। बी कहता है मेटल ऑफ द प्लेट, है ना, कि ये जो हमने जो बनाया है कैपेसिटर बनाया, ये किस प्लेट का बना हुआ है, यानी किस मेटल का बना है, इस पर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला को देख के जाओ, फॉर्मूला को देखो, कभी लगता है कि ये किस चीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला हमने सिल्वर का लिखा है, या ये फॉर्मूला हमने स्टील का प्लेट का लिखा है, या ये फॉर्मूला हमने कॉपर प्लेट का लिखा है। नहीं, इससे मेटल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, यानी किस पे डिपेंड नहीं करता। प्लेट के बीच में क्या है, किस पे डिपेंड करता है, तो हाँ मीडियम पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि ये जो आप लिखते हैं ना एप्सिलॉन नॉट, यही क्या होता है, यही तो आपका होता है मीडियम। तो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है ना। ए हो गया हमारा, एरिया पे भी डिपेंड करता है, मतलब क्षेत्र पे डिपेंड करेगा। और डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर डी होता है, प्लेट का एरिया ए होता है, और के बीच का मीडियम एप्सिलॉन होता है। सब पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, मेटल ऑफ द प्लेट, यानी किस मेटल से बना है इस पर डिपेंड कभी भी नहीं करता है। बात समझ आ गया, तो लाइक करके चलो आते। क्वेश्चन नंबर 6 लिखता है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, अभी बताया, फॉर्मूला लिखकर बताओ जल्दी से। थिकनेस ऑफ द प्लेट, प्लेट्स कितना मोटा या कितना पतला, इस पे डिपेंड करता है। मास ऑफ द प्लेट, प्लेट्स का मास कितना, उसका द्रव्यमान कितना है उस प्लेट का, इस पे डिपेंड करता है, वो भी नहीं लिखा है, एम तो टर्म तो है नहीं, मास का है नहीं। डेंसिटी ऑफ द प्लेट, है ना, उस प्लेट के का घनत्व कितना है, यानी उसका डेंसिटी कितनी है उस प्लेट का, वो भी निर्भर नहीं करता है। एरिया ऑफ द प्लेट, हाँ डिपेंड करता है, क्योंकि एरिया का तो टर्म आया, अभी मैंने भी लिखा पर फॉर्मूला में कि एरिया का टर्म तो आया ही हुआ है, तो डिपेंड करता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला आपका लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो जब भी मैं बात करता हूँ ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो फॉर्मूला को क्या करना है, याद कर लो अच्छे से, है ना, याद कर लो, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्वेश्चन में लिख लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैक बोर्ड पीवाईक्यू में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और क्या करना है आपको, जो वीडियो आप जब देख रहे हो उसको शेयर कर दो, है ना, अपने टेलीफोन पे एक शेयर का ऑप्शन आता है, शेयर करके अपने दोस्तों तक भेज दो, व्हाट्सअप टेलीग्राम जैसे भी मैसेज करते हो, मैसेज कर दो, ताकि वो भी अपना लाइव टेस्ट दे चुके हैं, ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है। कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, क्या संबंध होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है, क्वेश्चन पहले भी आई थिंक रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कहता है, एक तो E इक्वल टू होता है माइनस dV बाई dr, है ना, ये वाला फॉर्मूला सही है, ये रिलेशनशिप होता है, और ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था MCQ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखोगे यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन है वो E इक्वल टू माइनस dB बाई dr, वो आपका जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया। तो क्या करना है, आप जो भी गैस पेपर पढ़ो मार्केट में पढ़ो, है ना, ले आप, अगर आप क्षमता है लेने का तो ले लो, नहीं है तो, और लेकिन उसको समझ के बनाओ कि इसका आंसर क्यों आया है ना। तो रीजन हम यहाँ बताएंगे, तो इसलिए कहते हैं जो भी बच्चे पढ़ रहे हो गैस पेपर को, तो उसका सोल्यूशन हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। तो बात समझना अच्छे तरीके से, ठीक है। बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिखता है द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर ए क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है किसी भी आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, है ना, किसी भी विद्युत क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, एक क्लोज पाथ में घुमा देते हैं। मतलब की बात ऐसा कह रहा है कि मान लो अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस एरिया में मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, है ना, मैंने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है E। कह रहा है कि एक पार्टिकल को लो और ना एक वापस आ जाना है। तो कह रहा है जब इस क्यू चार्ज को आप घुमाओगे ना, इस क्यू चार्ज को घुमा के जब वापस आप ए पे ले आओगे, तो कह रहा है कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है कि जो आपका वर्क डन फॉर्मूला होता है, क्यू इक्वल डब्ल्यू इक्वल होता है क्यू, जिस चार्ज को घुमा रहे हो, इनटू इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मान लो इनिशियल पॉइंट कितना है, तो बोलता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। देखो स्टार्टिंग हमने ए से किया है, तो एक ए से स्टार्ट किया, तो मान लो ए का पोटेंशियल ए हो, वी ए होगा, ठीक। फाइनल क्या, वी एफ मतलब फाइनल। फाइनल हम आ भी कहाँ रहे हैं, फाइनल हम ए पे आ जा रहे हैं, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, है ना, और क्लोज पाथ में आ गया, स्टार्ट यहाँ से किया था वहीं से आ गया, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो जीरो हो गया।
तो Q इंटू जीरो कितना बन जाएगा, Q इंटू जीरो बन जाएगा जीरो, यानी वर्क डन कितना करना पड़ता है, वर्क डन जीरो करना पड़ता है। तो इस बात को दिमाग में बैठा लो कि जब भी किसी एक चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमा के क्लोज पाथ में घुमाते हैं तो वर्क डन कितना करना पड़ता है, वर्क डन हमेशा जीरो करना पड़ता है। ठीक है, बात समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कह रहा है कि एक हमारे पास मान लो डाइपोल है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू ऐसे डाइपोल है। तो कह रहा है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि इसका मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, है ना, जो कि इसके परपेंडिकुलर लंबवत हो। तो कह रहा है इस किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा, यानी पोटेंशियल एट पी कितना होगा। ठीक है, त्याग रखना डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जब भी पोटेंशियल होता है वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, कहीं में जब पोटेंशियल कितना रहेगा, पोटेंशियल हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि एक चार्ज प्लस है एक चार्ज माइनस है और दोनों का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है भाई, फॉर्मूला है, इसको बस आपको याद रखना है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली अभी तक जितने क्वेश्चन दिखे हैं इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ भी चुका है पीवाईक्यू में, आई थिंक ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया है, एग्जैक्टली नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। तो कितना होगा, इसका भी आंसर आएगा आपका जीरो हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लिखता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू, है ना। देखो कहता है कि जो डाइपोल का जो पोटेंशियल होता है ना वो डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है। तो याद रखो कि एक फॉर्मूला होता है, बहुत सा फॉर्मूला है। एक हम जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, वो होता है के पी कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये किसी भी पॉइंट की बात करते हैं, वो इक्वेटोरियल हो एक्सियल हो कोई मतलब नहीं है ना। तो देखो कि जो पोटेंशियल है डाइपोल का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ये आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो डाइपोल के लिए, ये किसके लिए है, ये हमने द्विध्रुव बोला जिसको हम बोलते हैं डाइपोल, है ना। हिंदी मीडियम वाले सुन लो, इसको द्विध्रुव बोलते हैं। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो धीरे 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 इंग्लिश में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो वर्ड को, आपके लिए अच्छा होगा इन फ्यूचर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहां से, जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लिखता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डिस्टेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन मिलन की बात कर रहे हैं तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो डाइपोल का, वो फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा, एक्सियल पॉइंट के लिए आया था 2kp/r³। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट पे कितना आया था, वो आया था kp/r²। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हम अक्षीय बिंदु की बात करते हैं, हम एक्सियल बोलते हैं, एक्सियल क्या बोलते हैं, अक्षीय बिंदु बोलते हैं, अक्षीय पे। ठीक है, तो देखोगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है। ठीक, और पोटेंशियल क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। तो आपसे यही पूछा गया है ना, ये यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है r³ पे, पोटेंशियल डिपेंड करता है r² पे। तो पूछा भी हमसे क्या है, हमसे पूछा भी वही चीज़ है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बाद पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ से ऑप्शन बोलो, वो आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया, तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा फास्ट करेंगे, आपको रिवीजन होता चला जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, देखो लाइव टेस्ट देने का या फिर एमसीक्यू करने का प्रॉफिट ये है, आपको फायदा ये होगा कि आपका प्रिपरेशन भी होता चला जाएगा और आपको सारे फॉर्मूले भी रिवाइज होते चले जाएंगे, है ना। और नहीं है तो कॉपी में लिख लिया करो। ठीक है, बात कर क्वेश्चन नंबर 12, लिखता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना। एक पॉइंट चार्ज के कारण 9 मीटर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल, बोलते हैं वो KQ/R। ठीक है, और चार्ज को हमेशा विथ साइन पुट करते हैं, चार्ज हमेशा विथ साइन रहेगा। तो K की वैल्यू हो जाएगी 9 × 9 इंटू चार्ज कितना है 100 माइक्रोकूलम, मतलब 100 × 10⁻⁶। एंड डिस्टेंस का दिया है, डिस्टेंस में दिया है 9 मीटर 9। तो क्या होगा, कुछ काटा काटी होने वाला है, तो हाँ 9 से 9 को काटेगा ऊपर से, है ना। ऊपर बच जाएगा 10 का पावर 9, ठीक है, -6 भी आ जाएगा। और ये जो 10 है 100 है, इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 का पावर हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर हो जाएगा 2। ठीक है, आंसर आ जाएगा वो आएगा 10⁻⁵ आ जाएगा 5, यानी जो पोटेंशियल होगा वो 10⁵ वोल्ट होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी, 10⁵ वोल्ट। बात समझ आ गया। तो क्वेश्चन को करना है और समझते हुए करना है, और समझ आएगा तो शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है। ठीक, अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। लिखता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल, है ना। देखो कह रहा है कि अगर हमारे पास एक चार्ज स्फेरिकल सेल है, ठीक है,
तो चार्ज स्पेक्ट्रल सेल है तो चार्ज कैसा है, मान लो हमने कहा पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने, अगर आपने मेरा 1/3 रिवीजन देखा है चैप्टर 1 का, तो मैंने बताया था कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। लेकिन हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा, याद रखना, उसने पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है, मतलब वो विद्युत विभव के बारे में बात कर रहा है, फील्ड नहीं। ठीक है, तो कैसे करेंगे तो याद रखना, तो हमें ये भी पता है फॉर्मूला होता है E = होता है -dV/dr। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है तो E हो जाएगा -dV/dr। अब बताओ कि किस चीज को डिफरेंशिएट करने पर, किसका अवकलन करने पर 0 आ जाता है ना, किस चीज का अवकलन करने पर जब 0 आ जाता है, अगर v क्या होगा तब कि उसको डिफरेंशिएट करने पर 0 आ जाए, तो v क्या होगा कि v एक कांस्टेंट होगा तभी, है ना, v एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है। किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करने मतलब को डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो पोटेंशियल वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है ना, कि पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। बात समझ आ गया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, है ना। क्वेश्चन 14 में क्या करना है, देखो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व हो करना है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकूलम इच प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वो होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R। ठीक है, ये फॉर्मूला है 14 का। क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करके आंसर बताना है। तो 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻6। दूसरा चार्ज भी कितना है, सेम है, तो 10⁻6 डिवाइड बाई 1। ठीक है, सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा, तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻, आएगा यहाँ से आपका -3, है ना। एनर्जी है तो आंसर होगा आपका जूल। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा आपका 14 का, वो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻3 जूल। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लिखता है द 4 एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज रॉन्ग। पूछा है आपसे इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, यानी कौन सा ऑप्शन है जो इसमें गलत है ना। इसमें पूछा जा रहा है कि एक संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित रहती है, यानी कितनी ऊर्जा स्टोर रहती है। तो इसको देखो, इसका मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला सही है। देखो फॉर्मूला पहला होता है ना, मैं लिखता हूँ करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है U होता है 12CV², ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, Q² डिवाइड बाई 2C भी होता है, ये भी फॉर्मूला सही है। यह एक और फॉर्मूला तो बोलते हैं QV/2, ये भी सही है। ये सारे फॉर्मूला सही है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो जो ऑप्शन गलत है वो 12CV, ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है ना। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये नहीं होता कभी भी। तो रॉन्ग कौन है, 12CV, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बात करते हैं अपना, ये क्वेश्चन PYQ का आ चुका है, बता दो ना, ये क्वेश्चन PYQ है, ये भी क्वेश्चन PYQ में आ चुका है। तो मार्केट में देखोगे, जितना मैंने आपको पहले भी कहा है, मार्केट में आपको जितना किसी पर देखने को मिलेगा उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन उनका PYQ रहता है ना। तो ऐसा नहीं कि बहुत कंसेप्चुअल पूछ रहे हैं, अपने मन से पूछते नहीं, वो कहीं ना कहीं PYQ कोई पूछते हैं, PYQ डाल देंगे, किसी यार का वो मॉडल सेट का क्वेश्चन डाल देंगे, और जितना कुछ ये डालेंगे वो सब कुछ हम ऑलरेडी यूट्यूब पे बना कर रखा है, सबका वीडियो बनकर रखा है। आप चाहे तो चेक करें ना, PYQ जैकबोर्ड सर्च करना मैं प्लेलिस्ट, वहाँ से आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप जैक 2025 प्लेलिस्ट चेक कर लो, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, है ना, सारे वीडियो मिल जाते हैं। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बात करते हैं। तो क्वेश्चन 16 कहता है 3 कैपेसिटर को तीनों को हमने कैसे लगा रखा है, सीरीज में, मतलब ऐसे 3 कैपेसिटर है, तीनों को हमने तीनों को हमने लगा रखा है सीरीज में इस टाइप से, सबकी वैल्यू C है। तो बताओ इसका इक्विवेलेंट कितना होगा। तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा किस में पूछा है, सीरीज में। तो गलत मत करना, याद रखना, सीरीज का फॉर्मूला ये होता है 1/CS इक्वल टू हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। ठीक, दिस इंप्लाइज आप बोल सकते हो कि जो 1/CS का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/C। 1/C कितना हो जाएगा, बस 1/C हो जाएगा 3/C। सबको उल्टा कर दो तो 1/CS बन जाएगा CS, उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर जो 3/C है वो क्या बन जाएगा, C/3। ये सही आंसर है ना। 3C/3 द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। 3C मत कर देना, ठीक है, वो पैरेलल का होता है। ठीक है, बात समझ आ गया। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल V इज गिवन बाय। आंसर लिखा है, कमेंट करके बताना है इसका आंसर ना। कुछ मैं आपको देता हूँ होमवर्क करने के लिए, ये आपको कमेंट में बताना है कितना आंसर होगा। बाकी इस सभी का आंसर हम पिंड कमेंट कर देंगे, जो मेरा पहला कमेंट होगा उसको हम लिख के आंसर लिख देंगे बाद में। बाकी तो आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 15 में इसका मैंने आंसर लिख के रखा है, कौन सा फॉर्मूला सही है एनर्जी स्टोर का। ठीक है, तो 18 नहीं करेंगे, हम करेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 17 नहीं करेंगे, सीधा करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। लिखता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए
कैपेसिटर हैविंग एरिया ए एंड सेपरेशन डी केप्ट एट ए पोटेंशियल डिफरेंस वी इज गिवन बाय। ठीक है, तो हमसे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, तो हमसे पूछा है स्मॉल यू को बोलते हैं ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब देखो यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में है, मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास दो प्लेट हो, है ना, अगर दो प्लेट है, अगर ऐसे प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है, बात दिख रहा होगा आपको, तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मतलब एनर्जी क्या रहेगा, स्टोर रहेगा, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के फॉर्म में। और कहाँ रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होगा प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर रहेगा माइनस क्यू चार्ज, तो फील्ड लाइन निकलती है प्लस से आ जाती है माइनस में, खत्म हो जाती है, हो तो गया यहाँ पर काम खत्म। ठीक है, इतना तो कह रहा है कि कौन सा फॉर्मूला सही है, और कहा है कि इनके बीच के प्लेट का डिफरेंस कितना है, डी है, और इसको हमने एक वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ के भी रखा था। तो हमारे जो आंसर दिया उसमें ई का टर्म नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उसमें क्या दिया है, वी और डी के टर्म में। तो हमें पता होता है कि सिंस ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी आर होता है, मतलब ई इक्वल टू क्या होता है, वो होता है सिंपल वी बाई डी। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर लो। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ई की जगह लिखना वी बाई डी, तो क्या था ऊपर में ई स्क्वायर लिखा है, तो बन जाएगा ये वी स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर, और जो ऑप्शन आएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नीट वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक बार नीट में भी आया था, बहुत पहले 3-4 साल पहले लगता है क्वेश्चन पूछ गया नीट में भी क्वेश्चन आया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्या होगा तो आप चीजों को कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बोलता है क्वेश्चन 19 लिखता है द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अभी इसका पहले इसका जस्ट क्वेश्चन 18 में इसका आंसर लिख कर रखा था, है ना। आपको इसका भी क्वेश्चन नंबर और उसका करेक्ट ऑप्शन लिखना है कमेंट में, है ना, क्वेश्चन नंबर और उसका करेक्ट ऑप्शन लिखना है आपको कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन 20 आपका नहीं आएगा एग्जाम में, नहीं आता है, मत करने की जरूरत है इसको, है ना। लेकिन बता दो इसका आंसर होता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन वेक्टर पी, इनकी जो रिलेशनशिप होता है पी होता है, बट ये सिलेबस में नहीं है, इसको पढ़ना मत, है ना, ये नहीं आता है। ठीक है, तो इसको कलर नहीं आएगा ना, इसको कलर क्रॉस, ये नहीं आता है एग्जाम में अब। ठीक है, आपके क्वेश्चन 21 लिखता है द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गिवन बाय। ठीक है, तो देखो 21 नंबर का बात करूं तो मैंने भी कुछ देर पहले बताया था कि ई इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक, तो बोल सकते हो कि डी वी माइनस डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी आर होना चाहिए था। ठीक, और डी वी इक्वल टू क्या होना चाहिए माइनस ई डी आर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो ये फॉर्मूला सही है, ये सही है, लेकिन क्वेश्चन को जज कर देखोगे तो आपको यहाँ पर कहीं माइनस आने लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं हम यहाँ माइनस एन अपने मन से पुट कर लेते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर 1 को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, और ऑप्शन 1 को हम लिख लेते हैं ऐसा कुछ ना, ई इक्वल टू लिख लेते हैं माइनस डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर, सच दैट कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाए। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को हमने चेंज कर दिया, इक्वल टू क्या लिखा, एक डी वी इक्वल टू क्या लिखा माइनस ई डी आर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। बात समझ आ गया, क्वेश्चन 21 तक हो गया आपका यहाँ से कंप्लीट। बात करते हैं क्वेश्चन 22 की तरफ, लिखता है द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। देखो ये क्वेश्चन भी अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको लिखना डिलीट, है ना, ये करने की जरूरत नहीं है, सब डिलीटेड टॉपिक है ना, ये सब नहीं आता है, सब डिलीटेड है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन 23 लिखता है द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लिखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बताऊंगा कि अगर आपको नहीं याद है तो वो करना है क्या है। तो मैं बताता हूँ कि आपको अगर नहीं याद है तो आपको कुछ इसका फॉर्मूला रखना है ना, आप किसी भी फॉर्मूला से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 23 नंबर का बताता हूँ क्या करना। तुम्हें पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क को जब चार्ज डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वी। तो लिखना पड़ेगा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वर्क, है ना, ये वर्क है, ये वर्क था, और ये हमारा क्या था, क्यू हमारा क्या था, वर्क डिवाइड बाय चार्ज होता है। ठीक, ये चार्ज हो गया यानी आवेश हो गया, तो वर्क डिवाइड बाय हो जाएगा चार्ज, आपका लिखना पड़ेगा। ठीक, अब बताता हूँ कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क क्या होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क होता है, वो होता है आपका ml2t-2, इसका बोलते हैं विमा बोलते हैं ना, आयाम बोलते हैं, आयाम, है ना। और चार्ज का होता है वो 80 बन जाता है आपको, तो क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो m का तो m रह गया, l कहीं और कहीं नहीं है तो L2 ही रहेगा। t क्या बन जाएगा, देखो ऊपर t-2 है, नीचे t का पावर 1 है, नीचे जो पावर 1 था, t का पावर 1 जो नीचे में था वो ऊपर जाके बन जाएगा t का पावर -1।
ऊपर जाके बन गया -1 और -2 पहले से बढ़ा है, तो बन जाएगा -2 और -1 बन जाएगा -3। ठीक, वैसे ही देखिए a का पावर 1 है, ऊपर जाके बन जाएगा a का पावर -1। तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा ML2T-3A-1। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। क्या हो गया? ML2T-3A-1। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लिखता है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत पहले नहीं आया है, आ भी सकता है, पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो हमसे पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस क्या होगा। देखो इसका मेरे पास सॉल्व करने का बहुत तरीका है ना। आप चाहो तो यहां से निकाल सकते हो, है ना। आप कैसे निकालोगे? बहुत फॉर्मूला है, जहां जहां पर सी आता है। ठीक है, तो देखो एक तो फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सी इक्वल टू, है ना, सी इक्वल टू होता है क्यू बाई बी। यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर यहां से निकालना करना पड़ेगा, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 80। ठीक, और अभी हमने लिखा था डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल वी, अभी कितना निकालता वो आया था ML2T-3A-1। अभी कुछ देर पहले हमने ये भी लिखा था, यहीं से कर लेते हैं। देखो m नीचे था +1, ऊपर जाके बन जाएगा m का पावर -1। ठीक, नीचे l का पावर +2 है, ऊपर जाके बन जाएगा l का पावर -2। t का पावर नीचे -1 है, ऊपर जाके बन जाएगा t का पावर +1, और ऊपर एक ऑलरेडी t है, तो बन जाएगा t का पावर 2। वैसे ही a का पावर क्या बन जाएगा? a का पावर जो बन जाएगा वो क्या होगा? a का पावर नीचे 1 था, नीचे क्या था? a का पावर नीचे क्या था? -1 था, ऊपर क्या बन जाएगा? a का पावर +1, और ऊपर एक के पैसे बैठा हुआ है, तो बन जाएगा a का पावर 2। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट फॉर्मूला। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना आएगा? M-1L-2 T है ना। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर एक रॉन्ग है, हमने यहाँ लिखा था ना, ये था हमारा T-3 था। ठीक है, तो ये हमारा T-3 है, करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये T-3 आया था ना, तो -3 ऊपर जाके बन जाएगा +3, और ऊपर +1 था तो बन जाएगा +4। तो ये फॉर्मूला सही है। तो M-1L-2 T4 और A²। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 20, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक, और एक तरीका मैं आपको और बताता हूं करने का, है ना। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू क्या होता है ना, U इक्वल टू होता है Q² डिवाइड बाई 2C। ठीक, तो दिस इंप्लाइज कि C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q² बाई 2U। U मतलब होता है एनर्जी, तो चार्ज का डायमेंशन होता है 80, तो इसको 80 का कर लेना स्क्वायर। ठीक है, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट पता है ML2T-2। ठीक है, नंबर 2 का कुछ होगा नहीं, तो 2 को लिखना नहीं यहाँ पर। बाकी सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आई थिंक आपका आंसर सेम ही आएगा, है ना। यहाँ से करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, है ना। इसको भी सॉल्व करोगे तो लिखना कि आंसर का सेम ही आने वाला, तो हो जाएगा M-1L-2 T का पावर 4 और A का पावर 2, है ना। तो दोनों ही सॉल्व करोगे, दोनों से मेथड से आंसर सेम ही आता है 24 का। 25 आता है अगला क्वेश्चन। तो 25 कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी 0 बिकॉज अर्थ इज ए गुड, कैसा है? कंडक्टर है। यानी किसी क्या, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम लोग अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग में क्या होता है कि क्या अर्थिंग करने से क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा किसी बॉडी में वो कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो अर्थ इज ए गुड कंडक्टर बोलते हैं इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन 26 करा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल देन इट्स कैपेसिटी। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ना, 26 नंबर। तो कह रहा है कि C का फॉर्मूला होता है वो ε0 इंटू ए डिवाइड बाई डी बनता है। कहता है कि अगर, यानी सब जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है। ठीक, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ द डिस्टेंस, और जो C है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी भी है डिस्टेंस का। कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डबल, डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा? इनवर्सली चल रहा है, उल्टा हो रहा है। यानी डिस्टेंस को डबल कर दोगे, दोगुना कर दोगे, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा आधा, हाफ। यानी कितना हो जाएगा? वो डिक्रीज कर जाएगा, कितना? 2 टाइम्स। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा 2 टाइम्स, है ना, तो कैपेसिटर हो जाएगा हाफ। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन को इस तरीके से लॉजिक से भी करना स्टार्ट करो कि जब चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है ना, जब चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है तो उल्टा होता है। उल्टा मतलब कि अगर डिस्टेंस होगा 2 टाइम्स, अगर ये होगा 2 टाइम्स ज्यादा, तो ये 2 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, है ना, ये 2 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा इसलिए।
ठीक है, अगर ये 2 टाइम्स बढ़ता है डी तो कैपेसिटेंस 2 टाइम्स घट जाता है, इसलिए बात समझ आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 लिखता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ। अब कह रहा है कि हमने डिस्टेंस को आधा कर दिया, तो बताओ इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ये आपको करना है कमेंट में आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या करना है, आपको कमेंट में आंसर क्या बताना है, ऑप्शन यहीं पे लिखा है, जस्ट 26 के जैसा ही इसका आंसर है, जो 26 है उसका ही आंसर यहाँ भी लिखा हुआ है, वहां पर डिस्टेंस को डबल किया था, यहाँ पर डिस्टेंस को हाफ करेंगे, तो उल्टा चीजें हो रही है यहाँ पर बस। आते क्वेश्चन नंबर 28 लिखता है 3 कैपेसिटर इच ऑफ कैपेसिटी सी आर एडेड पैरेलल। ठीक है, 3 कैपेसिटर जिनको हमने कैसे लगाया पैरेलल में, तो क्या होता है उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सिंपल से बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चल रहा है, तो लिखा है 3 कैपेसिटर है, तीनों को हमने कैसे लगा दिया, तीनों को हमने लगाया है ऐसे पैरेलल में। ठीक है, तीनों हमने कैसे लगाया है, तीनों को हमने लगा दिया ऐसे पैरेलल में। ठीक है, ऐसे तो क्या बताओ सबका कैपेसिटेंस कितनी है, सी है, तो क्या बताओ इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो सी पी इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस सी प्लस सी, ये होता है पैरेलल का, तो सी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3c, तो सी पी इक्वल कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ सी। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या लगता है इफ ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर बी चार्ज पॉजिटिवली देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट। अभी कहा था है ना, कह रहा है कि एक हॉलो स्फेरिकल सेल है जिसका मान लो रेडियस आर है। ठीक है, इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज किया मतलब हर जगह चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ऐसा नहीं कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, ऐसा नहीं, हर जगह यूनिफॉर्मली है। इसे मान लो चार्ज क्यों हो गया, तो बोझा बताओ इसके अंदर में पोटेंशियल कितना होगा। कह रहा है पोटेंशियल यानी इसके बीच विभव अंदर यानी विद्युत विभव कितना होगा इसके अंदर। तो याद रखना जो अंदर में पोटेंशियल होता है V, उसका फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू होता है के क्यू डिवाइड बाई आर। ठीक, चार्ज प्लस है मतलब पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। आर क्या है, रेडियस, रेडियस क्या है फिक्स, स्फेरिकल सेल है तो रेडियस सब फिक्स हो गया, रेडियस फिक्स हो गया, चार्ज फिक्स हो गया, के भी फिक्स है, यानी सबके सब क्या है, सबके सब फिक्स है। अगर चीज़ें कांस्टेंट हो जाए यानी चीज़ें अगर फिक्स हो जाए, इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट, मतलब ऐसा पोटेंशियल क्या है, ऐसा पोटेंशियल कांस्टेंट है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर पोटेंशियल कितना होता है, अंदर कांस्टेंट होता है ना। और जो चीज़ें कांस्टेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म बोलते हैं, मतलब वो चीज़ जो चेंज ना करे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और कैसा होगा, तो पोटेंशियल कैसा है, पोटेंशियल पॉजिटिव भी है और यूनिफॉर्म भी है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म, है ना। अंदर क्या होगा, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म होगा। पीवाई क्यू क्वेश्चन है, कर लेना अच्छे तरीके से, है ना। ये पीवाई क्यू क्वेश्चन है, ये भी पीवाई क्यू वाला क्वेश्चन है। पीवाई क्यू नहीं होगा तो ये किसी ना किसी ईयर के मॉडल सेट में क्वेश्चन आ चुका है ना। इस साल आपका मॉडल सेट नहीं आया है, आ जाना चाहिए था, नहीं आया तो देखते कब तक आता है। तो आपको मॉडल सेट का इंतजार नहीं करना है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है ना। और आपको लास्ट टाइम का मैं आपको एक रामबाण इलाज बता दूंगा कि आपको करना है क्या। फिलहाल तो ये आपको पढ़ते चले जाना अच्छे तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन आता है द डायलेक्ट्रिक बिटवीन कंडक्टर्स रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इफ द डायलेक्ट्रिक बिटवीन कंडक्टर्स रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू जीरो बिटवीन देम विथ नो चेंज नन ऑफ दिस। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है ना, मत पढ़ो क्वेश्चन को, ये सब नहीं आता है ना। द डायलेक्ट्रिक बिटवीन कंडक्टर्स रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कम कर देता है ना। सिंपल सी बात है कि जब भी आप इसके बीच में, है ना, मान लो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, ठीक है। अब अगर इसके बीच में अगर आपने कुछ डायरेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, है ना, अब इसके बीच में आपने अगर कुछ डायरेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, तो इसके अंदर जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई की ई डैश इक्वल टू हो जाएगा वो ई डिवाइड बाई के हो जाएगा। यानी जितना पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको के से डिवाइड कर दो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है ना। तो आई थिंक सही इसने कहा भी कि रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करेगा, बिटवीन देम, आई थिंक बिटवीन देम होना चाहिए, जीरो तो नहीं करेगा, कह रहा जीरो तो नहीं करता है, जीरो करता है जब आपके बीच में आप डालोगे कि कंडक्टर को जीरो करता है। तो अगर डायरेक्टिंग इंसर्ट करोगे तो बिटवीन देम क्या कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा। तो चलो ऑप्शन नंबर सी डी बी द करेक्ट आंसर, अगर ऐसा तो आएगा। लेकिन जहाँ में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, जैक बोर्ड ऐसा क्वेश्चन कभी ना पूछा है ना पूछेगा कभी। ठीक, आते क्वेश्चन 31 लिखता है व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, जब भी एक द्रव्य को आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दोगे तो उसमें उस पर क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क मतलब आघूर्ण एक्सपीरियंस करेगा। सी कहता है फोर्स और टॉर्क दोनों एक्सपीरियंस करता है, डी कहता है ना ही फोर्स ना ही टॉर्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मैं छोड़ देता हूँ आपके कमेंट के लिए कि आप इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है।
ठीक है, तो जो मेरा एंड तक वीडियो देखेगा वो कमेंट करके बताना, है ना, आपका कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक, 32 नंबर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, ये भी कमेंट करके बताओ। अभी मैंने कुछ सबसे पहला क्वेश्चन यही तो था हमारा, तो क्वेश्चन रिपीटेड है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है। ठीक, लिखना हाउ मेनी पिको फैराड आर देयर इन इन ए फैराड। तो क्वेश्चन 33 का अच्छा है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि 1 पिको फैराड क्या होता है। तो हम क्या क्वेश्चन नंबर 33 कर रहे हैं ना, तो 31 32 तो आपको कमेंट करके बताना है आंसर में, तो लिखना 31 क्वेश्चन और उसका ऑप्शन लिखना है करेक्ट। ठीक है, तो 1 पिको फैराड है ना, 1 पीएफ लिखते हैं। 1 पिको फैराड जो होता है वो 10 के पावर, है ना, -12 फैराड के इक्वल होता है ना। तो पिको मतलब होता है 10 का पावर -12, है ना, इसको बोलते हैं पिको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। लिखता है इफ एयर बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स इज रिप्लेस्ड बाय ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी के, देन इट्स कैपेसिटी। तो क्वेश्चन क्या है 38 नंबर आपका पीवाई की क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पीवाई की क्वेश्चन है। ये आपके मॉडल सेट का भी क्वेश्चन है जो पहले कभी आया था 2023 या 22 में आया था ये, है ना, तो उसका क्वेश्चन लिया गया इन्होंने। तो करना क्या है, सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि देखो अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, सी है। ठीक है, इसी कैपेसिटर को अगर आपने किसी डाइलेक्ट्रिक से फिलअप कर दिया, किसे फिलअप कर दिया है आपने, एक डाइलेक्ट्रिक मतलब इसमें वैक्स डाल दो, ऑयल डाल दो, कुछ भी डाल दो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, यानी इसका स्थिर वैद्युतरांक बोलते हैं ना के को। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो चेंज हो जाएगी, सी डैश अब सी डैश हो जाएगी, और सी डैश क्या हो जाएगा, वो के टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा, मतलब बढ़ जाता है ना। हमेशा जितना पहले था सी उसका के टाइम्स बढ़ जाएगा हमेशा, तो हमेशा इंक्रीज करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीज के टाइम्स, है ना, के टाइम्स बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या करता है याद रखना, हमेशा ये इंक्रीज करता है, ऑलवेज इंक्रीज करता है, घटता कभी नहीं है। जब भी डालोगे तो एयर होगा, बाद में आप कुछ भी डाल दो हमेशा इंक्रीज कर जाता है। ठीक, कुछ वैल्यू जो आपको याद होनी चाहिए मैं बता देता हूँ कि के की वैल्यू है ना, एयर के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू होती है 1। ठीक, और मेटल के लिए इस के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो ये दोनों वैल्यू आपको याद रखना है अच्छी तरीके से, ठीक है, पूछा जाएगा कभी कभी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ब्राउट टुवर्ड्स एन अनदर इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के सामने आप ले आओगे तो उसकी एनर्जी क्या आएगी, घटेगी बढ़ेगी क्या होगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, आएगा तो नहीं लेकिन फिर भी बता देता हूँ क्या होना चाहिए। तो U इक्वल टू होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर। ठीक, तो K हो गया, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो E होगा। ठीक है, तो इस पर चार्ज नेगेटिव होगा, इस पर भी चार्ज नेगेटिव होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और डिस्टेंस आर हो जाएगा। यानी इनकी जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो जाएगी के इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक, कह रहा है कि इनके बीच अगर टुवार्ड्स अगर आप सामने लाओगे, है ना, तो दैट मीन्स कि यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, क्योंकि बात कर रहा है सामने लाओगे, है ना, सामने लाओगे तो क्या होगा, आर घटेगा, डिस्टेंस घटेगा, डिस्टेंस घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। मैंने कहा था ना कि अगर ये घटेगा, ये इको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली बोलते हैं, उल्टा होता है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो विथ लॉजिक चलते हैं, विथ लॉजिक हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, तो आई थिंक आपका सही होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन 36। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ, व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का यूज क्या होता है, तो याद रखना, है ना, बहुत जगह ये रॉन्ग दिया जाता है लेकिन मैं आपको सही बताता हूँ। कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी स्टोर करना, नॉट एनर्जी एंड स्टोर एनर्जी एंड चार्ज। देखो बताता है क्यों, एक लॉजिक समझना। बुक में आपको देखोगे कोई भी गर्मा शर्मा वर्मा कोई भी देखोगे वहां लिखा रहेगा एनर्जी एंड चार्ज, दोनों ऑप्शन लिखा होता है, लेकिन ऑप्शन सही होगा वो ए होता है। क्यों, सुन लो कैसे। एक लिया हमने पैर प्लेट कैपेसिटर, क्या होगा, यहाँ पे होगा प्लस क्यू चार्ज, यहाँ होगा माइनस क्यू चार्ज होता है। तो बताओ मुझे कि इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज कितना है, तो 0। तो टोटल चार्ज के प्लस क्यू माइनस क्यू कितना हो गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, सो टोटल चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू का कितना बन जाता है, 0। टोटल चार्ज 0, तो ये चार्ज कहाँ कर रहा है, ये चार्ज को इम्बैलेंस करता है ना। नेट चार्ज कहीं से नहीं आता है, बस चार्ज को इम्बैलेंस करता है बस। तो टोटल चार्ज 0 होता है, तो एनर्जी तो स्टोर क्या करता है, ओनली एनर्जी स्टोर करता है, इसलिए हम पढ़ते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, क्वेश्चन 37, ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन, तो अभी नहीं कराएंगे इसको। चैप्टर नंबर 3
है ना। कह रहा है कि अगर आप इफ द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस इट्स कंडक्टिविटी, घट जाती है ना, याद रखना। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा और तो उसकी कनेक्टिविटी घटती है ना, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बी लिखा है डिक्रीजर, डिक्रीजर लीनियरली कहाँ घटती है, लीनियरली नहीं घटती है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नहीं घटता है। बात समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन होगा बी, लेकिन इसको हम कराएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 लिखता है इफ डायलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। कह रहा है कि आप अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, यानी एक आप को बोलते हैं परावैद्युतांक बोलते हैं ना, डायरेक्ट्रिक को बोलते हैं हम लोग परावैद्युतांक बोलते हैं। आप इंसर्ट कर दोगे तो बताओ उसकी कैपेसिटी क्या होती है। मैंने पहले बताया था क्या आती है हमेशा, बताओ कमेंट करके, है ना। कमेंट लोग रुक जाते हैं आजकल, इंक्रीज क्या जाती है, तो कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है ना। तो मैंने कहा था कि जिसका आपने रीजन बताया था, रीजन क्या बताया था कि जब भी आप इंसर्ट करते हो एक डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को, तो जो नया कैपेसिटेंस सी डैश हो जाता है वो के टाइम्स ऑफ सी हो जाता है ना। तो के टाइम्स क्या होता है, वो सी हो जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। के टाइम्स मतलब बढ़ जाएगा, के टाइम्स ना, के की वैल्यू 1 2 3 होती है, 1 से हमसे ज़्यादा ही होती है, तो हमसे बढ़ जाएगा। फिर बताते क्वेश्चन नंबर 39, कमेंट करके बताना है आंसर। क्वेश्चन 1 का ये क्वेश्चन 1 था ये कि द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, यानी किसी भी संधारित्र के धारिता की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है, न्यूटन होती है, फैराड होती है या एम्पियर होती है। बात समझ आ गया। अब कहते हैं कि आता है क्वेश्चन 40 की डायलेक्ट्रिक क्या होते हैं। तो डायलेक्ट्रिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना ना। डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, तो डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, एक ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो जनरली कंडक्ट नहीं करते हैं, है ना। नॉर्मल केस में उसमें से करंट पास नहीं करेगा, लेकिन उसको आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दोगे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे, तो वो कंडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं ना। इसको बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक, यानी इसको हम लोग डायलेक्ट्रिक्स बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इस चीज को, हिंदी में बोलते हैं इस डायलेक्ट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, परावैद्युतांक बोलते हैं, है ना। आई थिंक स्पेलिंग मेरी सही होगी, है ना। वैधुतांक बोलते हैं ऐसा, है ना, डायलेक्ट्रिक्स को। बात समझ आ गया। क्वेश्चन 41 कहता है यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। कह रहा है कि इसी अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अगर हम यहाँ छोड़ दें, है ना, एक पार्टिकल चार्ज पार्टिकल छोड़ दे, कैसे, रेस्ट में, मतलब वो पहले रुका हुआ था, ठीक है, अब छोड़ोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको इस दिशा में फोर्स लगाएगा, मतलब ये इस दिशा में क्या लगाएगा, इस पर लगेगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स के लिए क्या होती है क्यू इंटू इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो क्या पता इस चार्ज की, इस चार्ज जो क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर ये चार्ज जाएगा, ये चार्ज तो आगे जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे डायरेक्शन में जब जाते हैं तो पोटेंशियल घटती है, पोटेंशियल घटती है मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी घट जाएगा, है ना। मतलब कि क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज, ठीक है। क्यों होता है, देखो बात होता है, मान लो एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, ठीक है, यहाँ का एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया, ए का पोटेंशियल वी ए है, बी का पोटेंशियल वी बी है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्यू इंटू फाइनल माइनस इनिशियल वी बी माइनस वी ए, ठीक है, चार्ज क्यू है। अब देखो पोटेंशियल ज़्यादा कहाँ का होगा, पोटेंशियल ज़्यादा हमेशा ए का होगा, क्योंकि आगे जाओगे ना, जैसे आगे जाओगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, यानी ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है, तो क्यू हो जाएगा। अब वी बी माइनस वी क्या होगा, तो ए ज़्यादा है बी कम है, तो ये नंबर कैसा आएगा, ये नंबर आ जाएगा नेगेटिव, यानी यू कितना आ जाएगा, यू आ जाएगा, यू जो आएगा सॉल्व करने पर वो माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। माइनस का मतलब तो घट रहा है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जैक बोर्ड ऐसा नहीं पूछता है ना, जैक बोर्ड ये क्वेश्चन नहीं, मतलब मैं इसको आप इंपॉर्टेंट नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जैक बोर्ड ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता है एग्जाम में, तो ये नहीं के बराबर आता है, ठीक है। क्वेश्चन 42 ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है, बहुत पहले का, है ना। और आई थिंक ये क्वेश्चन PYQ में भी आया गया, लिख रहा है इक्वी पोटेंशियल एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्ज हुज टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रोक्सीमेटली। आपसे पूछा है समविभव सतहों के बारे में, इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। 42 नंबर,
ठीक। तो क्या होता है कि मान लो अगर बहुत सारा, अगर आपने यहाँ चार्ज रखा है ना, बहुत दूर में चार्ज रखा है, तो हम क्या मान सकते हैं कि बहुत चार्ज को मान सकते हैं एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, कि एक पॉइंट पर बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है। इसका जब भी आप बताते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वो कैसा बनता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, एक पॉइंट चार्ज का हमेशा स्फीयर्स बनता है ना। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी जो समविभव सतह बनता है बहुत सारे चार्ज का, वो क्या बनता है, वो हमेशा बनता है स्फीयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्या होता है, वो स्फीयर्स होते हैं। लिखता है एक कंडक्टर विथ ए पॉजिटिव चार्ज, अगर एक कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होता है कि उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, या पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। देखो क्यों, देखो पोटेंशियल जो होती है ना किसी भी की, तो पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंट डिफाइंड होता है हमेशा, है ना। हमेशा विभवांतर डिफाइन किया जाता है, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम लिखते कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो हम ये मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल जीरो है ना। तब जाकर हम किसी भी चार्ज का हम पोटेंशियल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं कहा है ना। तो वो तो हमने वहाँ पर तो हमने कहा था कि इन्फिनिटी का कितना पोटेंशियल जीरो है इसलिए। लेकिन जब यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा है तो मतलब कि रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव चार्ज का, वो पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते अभी। बात समझिएगा। 43 आते क्वेश्चन में 44 की तरफ। लिखता है इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट हो वहां पर क्या होता है, अभी बताया था कुछ देर पहले, इक्वल टू माइनस डी बाई आर। तो 44 क्या था, मैं बताया था इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। ठीक है। तो जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा मतलब v की वैल्यू कितनी है, डी बाई डी आर, पोटेंशियल कितना है, कांस्टेंट। और जब भी आप किसी कांस्टेंट टर्म को आप डिफरेंशिएट करते हो तो वैल्यू कितनी आती है, वैल्यू आती है वो जीरो बन जाती है। ठीक है। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहता है। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगा। एक 45 नंबर आता है, लिखता है ए डायरेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी विल नॉट चेंज। हाँ, क्या चेंज नहीं होगा, तो पूछता है देखो जैसे ही आपने इंसर्ट किया, तो हमें पता है 45 नंबर की बात करें, ये क्वेश्चन ऐसे आता नहीं लेकिन आपको मैं समझा दे रहा हूं, है ना। तो जो नया कैपेसिटेंस होगा सी डैश इक्वल टू हो जाएगा के टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा। ठीक। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, लेकिन उसने एक चीज यहां पर नहीं कहा है, उसने ये नहीं कहा है कि एट कांस्टेंट चार्ज और एट कांस्टेंट पोटेंशियल, दो टर्म होता है ना, आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, लेकिन बता सकते हैं यहां पर दो चीज होती है। क्या इनके बीच, क्या चार्ज ऑन कैपेसिटर बढ़ेगा। ठीक है। देखो क्यू डैश इक्वल टू क्या, क्यू इक्वल टू होता है सी वी, तो क्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डैश वी हो जाएगा। ठीक है। सी डैश कितना हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा आपका के टाइम्स ऑफ सी वी। ठीक है। पहले देखो, पहले क्या था, पहले कैपिटल सी था और पहले चार्ज क्यू था, तो क्यू इक्वल टू क्या था, सी वी। ठीक। पहले एनर्जी कितनी थी, तो पहले एनर्जी थी वो थी हाफ इंटू सी वी स्क्वायर। ठीक। अब नए कैपिटल, ये बात करिए हमारा न्यू है, अब कितना होगा। ठीक। ये हम बात करें न्यू वाले की बात कर रहे हैं, तो सी डैश हो जाएगा के टाइम्स ऑफ सी, यानी कैपिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक। चार्ज क्यू डैश देखते हैं तो क्यू डैश इक्वल टू जाएगा सी डैश वी, तो क्यू डैश कितना हो गया, तो क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी के टाइम्स ऑफ, और सीवी की वैल्यू क्या थी, सीवी की वैल्यू क्यू थी, मतलब ये भी बढ़ेगा, है ना। तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा और मतलब चार्ज भी बढ़ जाएगा। ठीक। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कौन कह रहा है, कौन चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये चेंज होगा, कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई डैश इक्वल टू ई डिवाइड बाई के, मतलब ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, मतलब सी बी भी नहीं हो सकता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ यू डैश इक्वल टू हाफ हो जाएगा सी डैश वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू सी डैश की जगह के टाइम्स ऑफ सी वी स्क्वायर, यानी बोल सकते हो ये भी जो नई एनर्जी होगी वो के टाइम्स ऑफ यू हो जाएगी, मतलब एनर्जी बढ़ेगी। क्या नहीं बढ़ता है, तो कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ता है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बढ़ता है पता है, जब आप वोल्टेज चेंज करोगे, हाँ, बैटरी का वोल्टेज चेंज करो तब चेंज होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल ऐसे कभी चेंज नहीं करता। ठीक है। तो क्या चेंज नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं करता है। पास समझ आ गया। आते क्वेश्चन नंबर 46, लिखता है द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज प्लेट कैथेटर इज डबल्ड बाय कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट इन दिस केस। मत करो, हम कहते हैं इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मत करो, ये क्वेश्चन नीट का है और ये क्वेश्चन है ना जेई का है, मत करो, क्योंकि थोड़ा सा फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। जो बच्चे प्रॉपर बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं उनको ये समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है इधर,
क्योंकि इसके लिए कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा थोड़ा ढंग से। 47 तो आता है नहीं एग्जाम, लेकिन इसको मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ ना। 47 आएगा नहीं, है ना, नहीं आएगा एग्जाम में, इतना जैक बोर्ड नहीं पूछता है। देखो जैक बोर्ड का एक लेवल फिक्स है ना। आप फर्स्ट टाइम जैक बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो साइंस का, लेकिन मैंने 7-8 साल से मैं जैक बोर्ड को ना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैंने खुद जैक बोर्ड से एग्जाम दिया था, है ना। जब मैंने एग्जाम दिया था, मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से +2 पास किया था, और उसमें मेरी रैंक, स्टेट रैंक मेरी थी 4th रैंक थी पूरे स्टेट में, साइंस मेरी 4th रैंक थी। तो मैं तो पूरे अच्छे से को ऑब्जर्व किया आज तक, जब पढ़ा रहा हूँ तब से फिजिक्स, है ना, कुछ नहीं आता है। देखो करते क्या है ना, करना क्या होता है, थोड़ा लॉजिक समझाता हूँ यहाँ पर। देखो ये पॉइंट का पोटेंशियल ए होगा, ये एक जुड़ा हुआ है एक वायर से, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा ए। हम ऐसे करते हैं, देखते हैं बी पॉइंट का, देखते हैं क्या है। तो ये हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है सिंपल वायर से, तो यहाँ का पोटेंशियल बी। ये भी एक सिंपल वायर है, यहाँ कुछ नहीं जुड़ा होता, यहाँ का हो जाएगा पोटेंशियल बी। अब क्या करते हैं, हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं यहाँ से। तो 47 को आएगा नहीं एग्जाम में, फिर मैं बता दे रहा हूँ। तो बनाते हैं एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बनाते हैं हम यहाँ पर बी। ठीक, अब यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करते हैं कैपिटल। तो ए और बी के बीच में देखोगे कि यहाँ पर एक कैपिटल लगा है पहला, तो क्या करो यहाँ से इनके बीच में एक लगा दो कैपिटल ऐसे सी का। ठीक, दूसरा देखते हैं, देखो फिर से बी और ए के बीच में एक और कैपिटल लगा है, बी और ए के बीच में एक और कैपिटल, बीच में सी लगा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और कैपिटल जोड़ना पड़ेगा, ए और बी के बीच में ऐसे जोड़ दिया। ठीक, लास्ट बात करते हैं, देखोगे फिर से ए और बी पॉइंट के बीच में एक तीसरा कैपिटल सी लगा हुआ है, मतलब हमें फिर से ए और बी के बीच में एक और कैपिटल लगाना पड़ेगा सी। मतलब ये सब किस में है, पैरेलल में। और पैरेलल में क्या होता है सी प्लस सी प्लस सी, कितना हो जाएगा टोटल आंसर 3C। तो जो आंसर आएगा वो कितना होगा, आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 3C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ करना नहीं है, लॉजिक था। लेकिन जैक बोर्ड नहीं आएगा, नीट के पर्पज से आप पढ़ सकते हो, नीट वाले पर्पज से, वैसे बोर्ड में नहीं आता ऐसा। 48 नंबर पूछा गया है, इसका आंसर नहीं एग्जाम में नहीं आएगा, है ना, लिख लो ये नहीं आता है एग्जाम में, क्योंकि जैक बोर्ड के पास इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाने का टाइम नहीं है कि जैक बोर्ड अपने क्वेश्चन पेपर में इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दे के रखे। ठीक है, तो नहीं आएगा। ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है, मॉडल सेट का क्वेश्चन है 2022 का, तो नहीं आएगा। ठीक है, आंसर 0 होता है। जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो क्या करना, आग बंद करके 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबका इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। टोटल बहुत सारे पेयर बनने वाले हैं, है ना, 1 2 3 2 4 8 पेयर बनेंगे, और सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, तो टोटल हो जाता है 0। ठीक है, क्वेश्चन 49 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 49 इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखता है व्हाट द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब विद्युत क्षेत्र और समविभव सतहों के बीच में एंगल कितना होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर मैंने बनाया कि ये अगर एक चार्ज क्यू रखा, ठीक है, तो इस क्यू चार्ज का ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा जो मैंने बनाया पीला कलर से। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, हमेशा ऐसे, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकलती है, ऐसे निकलती है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, कितना बनेगा 90 डिग्री। यहाँ भी कितना बनेगा एंगल 90 डिग्री। अगर आप सही से बनाओगे तो एंगल कितना रहेगा, हमेशा ये एंगल बनता है हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना होता है 90 डिग्री, ऑलवेज होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन PYQ में भी पूछा जा चुका है, तो आने का चांस भी है। ठीक है, ये मत पूछना कब आया है 3-4 साल पहले, 5 साल पहले आया है क्वेश्चन, तो इतना तो याद नहीं रहता किस साल पूछा गया। ठीक है, मैंने क्वेश्चन देखा है, आता हुआ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 50 कहता है इफ डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस। फिर से कर लो कमेंट में, है ना, बढ़ जाती है, कमेंट मत करो, बता ही देता हूँ, बढ़ जाती है। जब भी पढ़ोगे तो हमेशा वैल्यू बढ़ जाएगी। वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, व्हाट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितनी होती है, तो 8 × 8 5 4 × 10⁻⁻12, है ना, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यानी जो होगा वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तो सिंपल वैल्यू पूछा है, इसको मैंने आपको पहले बताया। जहां पर कांस्टेंट पोटेंशियल होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो बता देना। जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कमेंट करके बताना है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 लिखता है टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन विल, है ना। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, तो इसको भी करने की जरूरत नहीं है ना। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों दिया है। इसका आंसर होता है जब भी दो कंडक्टर में करंट, एक में मान लो करंट ऊपर जा रहा है, एक में करंट अगर नीचे आ रहा है ना, I1 और I2 मान लो, तो ये दोनों फोर्स क्या करते हैं, ये दोनों जो वायर होंगे एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, एक दूसरे से दूर जाते हैं आगे।
तो इसका आंसर तो होगा वो आपका बी होगा। इसको हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो ये देखो बात बताता हूँ, ये मार्केट में जितने गेस पेपर है सब गेस पेपर का ये दिक्कत है, वो हर साल सेम गलती और वो सेम गेस पेपर को छाप देते हैं अगले साल। कोई गेस नहीं होता, बता रियलिटी बता रहा, कोई गेस नहीं होता है। एक एक चैप्टर में 70 क्वेश्चन अगर मैं एमसी करा दूं तो वो गेस थोड़ी रहा। गेस वो क्वेश्चन होता है कि मैं आपको एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन बताऊं और उस 20 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ जाए, इसे बोलते हैं गेस। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर के 70 क्वेश्चन करो, तो पूरा ये तो मतलब हो गया कि आप पूरा बुक ही पढ़ रहे हो, तो कोई लॉजिक नहीं होता ऐसा करने का। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका मॉडल हिट का क्वेश्चन है, मॉडल से 2022 का क्वेश्चन है और इसका आंसर नन ऑफ द करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन मैं 5-6 बार सॉल्व कर चुका हूँ। 2022 में ये क्वेश्चन मॉडल सेट में आ चुका था, वहां भी उन्होंने आंसर गलत लिखा था। मार्केट में जो ये क्वेश्चन नॉट ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन आ चुका था, ये सही है, ये बात कर रहा हूँ क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन 22 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो गलत है ना। ये क्वेश्चन इसका आंसर रॉन्ग है 55 का, 54 सही है, 54 सही है, 55 गलत है। तो पहले बताता हूँ आपको क्वेश्चन 54 क्या कहता है। लिखता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, एक पे चार्ज है सिग्मा, एक पे चार्ज है माइनस सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बताओ इनके बीच में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखो प्लस सिग्मा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर बनाएगा और इसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जो नेगेटिव चार्ज है उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहता है ना। ये कितना बनाएगा, ये भी बनाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो दोनों को ऐड कर दो, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा टोटल 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 कैंसल आउट होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस प्लेट के बीच का वो कितना होगा, वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये याद रख लेना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लेट के बीच में कितना होता है, वो ऑप्शन नंबर ए होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लेट्स हैं इसलिए दोनों का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्वेश्चन 55 करने का मन तो नहीं, लेकिन आपको मैं करा देता हूँ फिर भी, गलत है इसमें। कह एक पैर प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी गिवन है, सी गिवन है पहले। कह रहा है व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 5। इसको हमने डाइलेक्ट्रिक से फिलअप कर दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 थी। तो अब कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस हो जाएगा वो 5C हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, पढ़ना चाहिए, उसने पूछा परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस कितना होगा। तो बताओ कितना बढ़ गया, इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीमेंट कितना हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा सी मतलब चेंज कितना आया, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अभी कितना हो गया है 5C, पहले कितना था C, तो कितना हो गया 4C। ये बढ़ गया है ना, ये इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज बता रहा है, इंक्रीज कितना 4C। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, तो जब भी आप परसेंटेज निकालते हो इंक्रीमेंट कैसे निकालते हो, जितना बढ़ गया डिवाइड बाई पहले कितना था इंटू 100%, ऐसे तो लिखते हो परसेंट निकालने का। कितना बढ़ गया है, बढ़ कितना गया 4C, पहले C था अब 5C हो गया, तो कितना बढ़ गया 4C बढ़ गया, डिवाइड बाई C इंटू 100%। ठीक है, देखो यहां से C तो C कैंसिल आउट होगा, तो आंसर कितना आएगा 4 इंटू 100 400%। ठीक है, आंसर आएगा 4%। यहाँ लेकिन ऑप्शन में कोई सही नहीं है, सब गलत है। तो सारे मार्केट में जितने गेस पेपर सबका साथ रही है उन्होंने उल्टा पुल्टा छाप के रखा है। तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज कोई भी नहीं, क्योंकि उसने परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछा था कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कोई ऑप्शन सही नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन 56 की तरफ। लिखता है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इच, मत पढ़ो फिर से बता रहा हूँ, है ना। ये भी क्वेश्चन नीट वाला क्वेश्चन है, मैंने कराता हूँ नीट वाले क्वेश्चन को इतना, क्योंकि आपको जैकपॉट पढ़ना है। लिखता है इंक्रीजिंग, देखो ये सारा क्वेश्चन बता क्वेश्चन का, ये सारा क्वेश्चन मॉडल सेट, अगर आपने मेरा अगर चाहो तो वीडियो देख सकते हो, मॉडल सेट 2022 का वीडियो है ना, मैंने वहां पर सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहे तो वीडियो देख सकते हो, टाइम नहीं है तो मत देखा करो, बहुत पुराना वीडियो 3-4 साल पुराना वीडियो है, लेकिन मैंने वीडियो बनाया था उसमें। ठीक है, आपका क्वेश्चन 57 कहता है कि इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर मींस, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू होता है CV। ठीक है, अगर चार्ज बढ़ाओगे इसका क्या मतलब है कि आप पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, है ना। क्या Q बढ़ा रहे हैं मतलब पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, क्योंकि C को नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि C का फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइड बाई D। C को चेंज करना है तो मीडियम को चेंज करो, एरिया को चेंज करो और उसके प्लेट के बीच का डिस्टेंस को चेंज करो, तो ही C चेंज होता है। C कभी भी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, कभी भी V पे डिपेंड नहीं करता है। तो चार्ज बढ़ाने का मतलब है क्या, पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, है ना। तो चार्ज बढ़ाने का मतलब है कि वी आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, है ना, आप इसको बढ़ा रहे हो तभी हो सकता है। दोनों मत कर देना, गलत हो जाएगा नहीं तो आंसर। क्वेश्चन 58 कहता है टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफैराड ईच आर अवेलेबल, देन व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक है,
तो देखो मिनिमम कब होगा, जब आपने दो कैपिटल को लगा दो अगर आप सीरीज में, तो इससे जो बनेगा ये होता है मिनिमम। मिनिमम क्या होता है, मिनिमम इक्वल टू होता है वो हो जाएगा C/2। सी कितना गिवन है, दोनों की वैल्यू गिवन है 6 माइक्रोफैराड, तो हो जाएगा 6 तो दोनों फिर 6 है, तो आंसर होता है C/2, तो हो जाएगा 6/2, 6/2 होगा वो आ जाएगा आपका 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये होता है मिनिमम। मैक्सिमम कब होगा, जब आप चीज़ों को लगा दो कैसे, पैरेलल में, है ना। जब आप दो कैपिटल को लगा दोगे पैरेलल में, उसमें क्या मिलता है, हमें मैक्सिमम मिलता है। और जो मैक्सिमम कितना होता है, सी मैक्सिमम की हो जाएगी वो 2 टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा। यहाँ पर दोनों सी की वैल्यू कितनी है, 6 दिया है, तो 2 इंटू 6 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये आपका होगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 59 पीवाई की क्वेश्चन है नीट का, है ना। आंसर आता है ये जो सब कितनी वैल्यू दी है, सब कितनी गिवन है, 3 गिवन है, तो आंसर भी होगा आंसर 3C। लॉजिक है, इसको बोलते हैं विट स्टोन ब्रिज, है ना। यानी इसमें बीच वाले को हम लोग गायब कर देते हैं, क्योंकि पी वाई की इक्वल टू R/S वाले मेथड से। आपको पता है तो, नहीं पता है तो आंख बंद के रखना, जो वैल्यू चारों आर में बराबर है वही होती है, उसके आंसर आता है, सॉल्व भी कर सकते हो। क्वेश्चन 60 नहीं बताएंगे, आंसर बताना है कि इफ डायरेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दोगे पैरा प्लेट कैथेटर के बीच में, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, पता है क्या होता है, बढ़ जाता है, हमेशा ऑलवेज बढ़ता है। क्वेश्चन देखो एक ही मॉडल मतलब एक ही मार्केट के गेस्ट पेपर में एक ही क्वेश्चन को 5 बार रिपीट किया है, तो नंबर क्वेश्चन बढ़ गए हैं। क्वेश्चन तो है नहीं इसमें क्वेश्चन ज़्यादा करना। ठीक है, आता क्वेश्चन 61 द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल, अभी बताया था डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल कितनी होती है, वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, मेटल का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, वो इनफाइनाइट होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी आ गया। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। चाहे वो कुछ कोई भी एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, यूनिट क्या होता है, हमेशा होता है यूनिट उसका होता है जूल होता है। ठीक है, लिख रहा है इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल रीजन देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 63 बताता हूँ, U इक्वल टू होता है Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, तो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि मान लो एक प्लस क्यू चार्ज होगा। ठीक, कह रहा है लोअर से ले जा रहे हाइयर, मतलब जो फाइनल वैल्यू वो ज़्यादा है, मतलब ये नंबर कितना है, ये हाई नंबर है, हाई वैल्यू है। और कहाँ से ले जा रहे इनिशियल वो कितना था, वो लो वैल्यू थी। तो जब भी हाई में से आप लो वैल्यू घटाओगे तो नंबर कैसा आएगा, नंबर हमेशा बनेगा पॉजिटिव नंबर बनेगा। तो और जब भी आप दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर भी कैसा आता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाएगा। ठीक है, लॉजिक से करते हैं थोड़ा सा, अगर आपको पता है तो, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, पोटेंशियल जी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, क्वेश्चन 64 इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना कभी। सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बताया था ये चीज़। ठीक है, कह रहा है कि मान लो पहले फोर्स कितना था, मान लो पहले फोर्स था 4 न्यूटन एयर में, अगर दो चार्ज के बीच में, अब दोनों चार्ज को मान लो डाल दो पानी में, है ना। कहाँ ने, फिर हम डालते हैं ग्लास में। ग्लास में डालने पर क्या होगा, ग्लास में डालने पर उसके बीच का मीडियम चेंज हो गया, अब ग्लास हो गया। तो अब नया फोर्स कितना होगा, तो अब जो नया फोर्स होगा ग्लास के अंदर दोनों चार्ज के बीच में, वो F डिवाइड बाई रिलेटिव परमिटिविटी होती है, इसको हम K से बोलते हैं, है ना। तो पहले फोर्स कितना था 4, परमिटिविटी अब कितना हो, कितना हमने इंसर्ट किया वो 8 है, तो 4/8, 4/8 हो जाएगा 1/2, 1/2 के लिखते हैं हम लोग 0.5। तो क्या कहते हैं, फोर्स हमेशा घट जाता है। मीडियम में डालने पर क्या होता है, फोर्स घट जाता है हमेशा ना, इस बात को याद रखना। तो 64 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बात समझ जाएगा। देखो 64 क्वेश्चन हमने किए हैं इस चैप्टर के, तो इतना आपने कर लिया है तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, और बाकी आप पीवाईक्यू क्वेश्चन तक कर लेना, क्वेश्चन यहीं से रहता है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जो करना है कर सकते हो। बाकी ना इतने ज़्यादा क्वेश्चन देख रखे हैं मॉडल सेट में, मतलब गेस्ट पेपर में, मतलब कोई लॉजिक नहीं था क्वेश्चन देने का, है ना। मुश्किल से इसमें से मैं 30 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें 30 में से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आई थिंक ये सब क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं है, जो मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ उसको चले जाओ, लिखते चले जाओ, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको बस एक बार पढ़ो। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करो, है ना, जरूर शेयर करो, है ना। बस यही रिक्वेस्ट करते हैं, शेयर करो। बाकी जो कुछ मिल रहा है सब कुछ फ्री मिल रहा है, और प्यार करना। मैं हम लोग कोई मैया योजना ऐसा कुछ की बात नहीं करते, कोई योजना की बात नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं पढ़ाई, है ना। डिसिप्लिन रखना है अपने पढ़ाई में, डिसिप्लिन रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे मार्क्स आओगे तो अच्छी जगह सिलेक्शन होगा, अच्छा सिलेक्शन होगा तो अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छा करियर होगा, और अच्छा करियर होगा तो अच्छी जॉब लोगे, अच्छी जॉब लगेगी तो एक अच्छा लाइफ इंजॉय करोगे। ठीक है, तो बाकी अभी टेम्पररी कुछ मिल रहा है उसको लेकर ज़्यादा ध्यान मत दो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, और दोस्तों को भी हेल्प आपको करते रहनी है।